नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ सीजेआई को लिखे गए इंडिया के पत्र की, एक और परीक्षा में हुई धांधली की। देखेंगे कैसे सीजेपी बनी बीजेपी के गले की फांस। राइट के लिए फाइट पब्लिक करके रहेगी। बिल्कुल। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विपक्ष ने सरकार पर लगाए क्या आरोप, जानेंगे टीएमसी के बागियों को कोर्ट ने दिया क्या नोटिस, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा 2029 में होगा परिवर्तन। जिन्होंने अयोध्या और उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, देश की जनता उन्हें नहीं बख्शेगी। बिहार फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अग्रिम जमानत पर टला फैसला। बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस के संदर्भ में कोर्ट ने केस के आईओ से मांगी रिपोर्ट। एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन बने राजीव कुमार, 3 साल के लिए मिली जिम्मेदारी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं राजीव कुमार। फीफा कप 2026 में आज आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच होगा मुकाबला। रात 10:30 बजे टेक्सास के डलास स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से हो जाएगी बाहर। शेयर बाजार में गिरावट, 249 अंकों की गिरावट के साथ 76,478.67 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 80 अंकों की गिरावट के साथ 23,865 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन देश में इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल चुनाव प्रक्रिया पर ही उठ रहे हैं। चुनाव आयोग सवालों में है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी उठ रहे हैं, और इन सवालों के बीच अब इंडिया गठबंधन की तरफ से सीजेआई को एक पत्र लिखा गया है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है कि चुनाव आयोग की धांधली अब और नहीं चलेगी। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आ गया है। साफ है कि 2027 में होने वाले चुनावों में विपक्ष कोई चूक नहीं करना चाहता। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन लगातार निशाना साध रहा है। एसआईआर वोट की लूट के आरोप और चुनाव में कथित धांधली को लेकर विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक पत्र लिखा है और उनसे चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे एसआईआर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सीजेआई सूर्यकांत को भेजे गए पत्र में 23 सियासी दलों की तरफ से साइन किए गए हैं, जिसमें डीएमके और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस पत्र पर साइन किए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सीजेआई को पत्र लिखने का फैसला लिया गया था और अब इस पर अमल किया गया है। रमेश ने विपक्षी एकजुटता को श्योर, सॉलिडेरिटी, यूनिटी एंड रेसिस्टेंस का नाम भी दिया। सीजेआई को लिखे पत्र में विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट के लिए किए जा रहे एसआईआर में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करे और लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें हस्तक्षेप करे। अपने पत्र में विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही है। विपक्ष ने इसे चुनाव की चोरी और वोट लूट कहा है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से एसआईआर में हेराफेरी करा रही है और इसका सियासी फायदा उठा रही है। यही नहीं, पत्र में विपक्ष की तरफ से बिहार और बंगाल में एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के नाम काटने का मामला भी उठाया गया। विपक्षी दलों के पत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की अपील की गई है और इंडिया गठबंधन का कहना है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करना बंद कर दें या वो विफल हो रही हों, तो देशवासियों के लिए लोकतंत्र को बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बचता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने भी एक्स पर पोस्ट कर विपक्षी एकजुटता की सराहना की। उन्होंने साफ किया कि इस संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की पार्टी द्रमुक भी प्रमुखता से शामिल है। यानी विपक्ष ने बता दिया है कि इंडिया में कोई टूट नहीं है और जब बात केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की होगी तो विपक्षी पार्टियां मिलकर मोर्चा संभालेंगी। साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों का मिलकर मुकाबला करेंगी। एसआईआर को लेकर पूरे विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे सियासी पारा हाई है तो तापमान अब एक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भी हाई है। दरअसल राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच राजस्थान से भी परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई है, जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के जयपुर में 29 जून को पैरा मेडिकल परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने की प्लानिंग का भांडाफोड़ हुआ।
प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र में झुंझुनू के कॉलेज के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने की योजना थी, जिसके लिए 5.5 लाख रुपए की डील की गई। लेकिन मामला सामने आते ही कॉलेज के छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आक्रामक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए मौके पर तोड़फोड़ भी की। आक्रोशित छात्रों ने कुर्सियां फेंक दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। इसमें जयपुर पुलिस ने नकल गिरोह में शामिल 2 कॉलेजों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर शामिल है। इस पूरे बवाल के बाद राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने गड़बड़ी और अव्यवस्था को देखते हुए इस परीक्षा केंद्र यानी प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। लेकिन इस घटना ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक और बड़ा धब्बा लगा दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये सिलसिले जारी रहेंगे। इस धांधली के बाद एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद एग्जाम रद्द हुआ और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। 22 छात्रों ने सदमे में आकर अपनी जान तक गंवा दी। एक सिस्टम की नाकामी का सबसे दर्दनाक सबूत। इसके बावजूद पेपर लीक का सिलसिला रुका नहीं। महाराष्ट्र टीईटी 2026 और अब जयपुर के पैरामेडिकल एग्जाम में भी पेपर लीक और चीटिंग रैकेट की खबरें सामने आई। भाजपा राज में युवाओं के भविष्य का ये कैसा सौदा, जहां मेहनत छात्रों की और मुनाफा माफियाओं का हो। ये सिलसिला आखिर थमता क्यों नहीं? जवाब साफ है, भाजपा सरकार की नीयत में खोट है और पेपर लीक माफियाओं को इस व्यवस्था का संरक्षण हासिल है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब बेशर्मी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। इस घटना ने बीजेपी सरकारों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, खासतौर पर शिक्षा मंत्री की। अब देखना यह होगा कि ये नया विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। राजस्थान में परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो माहौल दिल्ली में भी गरमाया हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रही है और आज इस प्रदर्शन का 11वां दिन है, जिस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा बिल्कुल भी कम होता नजर नहीं आया, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के एक बयान ने प्रदर्शन को और विकराल बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में युवा जुटे हैं जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, जिसे लेकर पहले से ही युवाओं का गुस्सा बढ़ा हुआ था। इसी बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी वायरस और कॉकरोच सबका सफाया कर देगी। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि सीजे सूर्यकांत ने सबसे पहले कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल एक बयान में युवाओं के लिए किया था, जिस पर कई सवाल उठे थे। बाद में उनकी सफाई सामने आई और उन्होंने कहा कि उनका आशय कुछ और ही था। लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष ने जिस तरह वायरस और कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल आंदोलनकारियों के लिए किया है, उससे जाहिर है कि बीजेपी जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह ही देखती है। बीजेपी पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो सीजेपी को प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सीजेपी संस्थापक अभिजीत तिपके ने एक्स पर पोस्ट किया कि जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही है और हमारी मुख्य टीम के कई सदस्यों को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वो आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं। को एक चीज तो पता है कि ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट बहुत ज्यादा है इस युवाओं का मूवमेंट के लिए, इसलिए वो डरी हुई है सरकार। गवर्नमेंट कितना चाहे रोकना, पब्लिक नहीं रुकेगी, क्योंकि राइट के लिए फाइट पब्लिक करके रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लाख कोशिश कर ले रोकने की। अभिजीत तिपके के इस ट्वीट ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सीजेपी के प्रदर्शन और आरोपों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं। डगमगाती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीजेपी ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, तो वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले में तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और इन सब के बीच पुलिस की पूछताछ में मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय ने कुछ ऐसा कहा है जिससे यह मामला और गर्मा गया है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में जारी जांच अब कई पोल खोल रही है, जिससे बीजेपी के ऊपर काले बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल पुलिस की पूछताछ में मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय ने खुलासा किया है
कि मेरी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है, कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। तिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। चंपत राय के इस कबूलनामे के बाद सियासी पारा हाई है। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अपनी गलती को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दरअसल 30 जून को कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा था और रामलला के दर्शन करने वाला था। इसका नेतृत्व अजय राय कर रहे थे, लेकिन उन्हें होटल में ही पुलिस ने रहने को कह दिया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस लगातार चंदे की चोरी का पर्दाफाश कर रही है, इसलिए ये रुख अपनाया गया है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान शामिल होता तो घोटाला बाहर आने के बाद उसे गोली मार दी जाती, बुलडोजर से घर तोड़ देते और केस बंद कर देते। बीजेपी और RSS वालों से हम पूछना चाह रहे हैं कि ये चंपत आपका लाडला है या नहीं है। हमको बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है, तो ये राम माधव पाकिस्तान से डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन और हेराफेरी करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की आ रही खबरें अति गंभीर और चिंतनीय है। ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं जाने चाहिए। अब राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जारी जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। यूपी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बीजेपी फंसती नजर आ रही है, तो इधर बंगाल में पूर्व सीएम ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के बागी गुट को नोटिस जारी किया है। साथ ही टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं पर भी सख्त रुख अपनाया है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट से पार्टी को राहत मिलने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। फिलहाल ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता पार्टी के फंड को लेकर बनी हुई है, क्योंकि पार्टी के 58 बागी विधायकों ने अलग गुट बनाने के बाद पार्टी के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बागी गुट का नेतृत्व कर रहे ऋतुव्रत बनर्जी की शिकायत पर टीएमसी के 440 करोड़ रुपए के लेन देन वाले 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिसके खिलाफ ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस, संबंधित बैंक और राज्य सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में कोर्ट सुनवाई की तारीख भी तय करेगा। यानी अब दो गुटों के बीच की ये राजनीतिक लड़ाई कानूनी रूप लेती हुई नजर आ रही है। वहीं एक और मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद आए दिन किसी न किसी टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पर अंडे फेंके जाने की घटनाएं देखी गयी। कई नेताओं को तो कमर में रस्सी बांधकर सड़क पर परेड भी करवाई गई, जिस पर हाल ही में कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। और अब अंडे फेंके जाने के मामलों को लेकर भी कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे फेंके और पुलिस इन हमलों के दौरान मूक दर्शक बनी रही, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि केवल गिरफ्तारी ही काफी नहीं है। कोर्ट ने इन मामलों में की गई कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल पुलिस को 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। यानी कोर्ट से टीएमसी नेताओं को न्याय की उम्मीद दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बंगाल की सियासत में लगातार उथल पुथल मची हुई है, तो बवाल बिहार में भी कम नहीं मचा। भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता से कई सवाल पूछे, जिसके बाद कयासों का बाजार गरमाया हुआ है और इस मामले में बीजेपी घिरती जा रही है। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार भरत तिवारी मुठभेड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में सीधे दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर सकता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। दरअसल अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर भरत तिवारी मुठभेड़ की जांच CBI से कराने की मांग की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठन करने की भी अपील की गई थी। याचिका में ये भी मांग की गई कि मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हो और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI को सौंपी जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पहुंचा हो। इससे पहले भी जस्टिस BV नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।
तब भी अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री के जरिए याचिका सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। जैसे आप जानते हैं कि आरोप है कि 17 जून को बिहार के भोजपुर में पुलिस ने कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी की जान ले ली थी। पुलिस ने इस कार्रवाई को वैध बताया, लेकिन घटना के बाद पूरे मामले पर विवाद खड़ा हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि भरत तिवारी को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया और पुलिस अपनी कार्रवाई को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, तब सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आगे न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है और भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की सच्चाई तक पहुंचने की मांग को क्या नया रास्ता मिलता है। बिहार भरत तिवारी मुठभेड़ मामला अब कानून के साथ साथ राजनीतिक रूप भी ले चुका है, जिससे विवाद में नया मोड़ सामने आ गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल के पासपोर्ट नहीं बनने का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस विवाद में केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है और तुरंत मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट में। बंगाल में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से राज्य में बवाल मचा हुआ है। इस बीच द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल के पासपोर्ट को लेकर भी अब विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार और द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल का पासपोर्ट नवीनीकरण इसलिए अटक गया क्योंकि कोलकाता पुलिस ने सत्यापन के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से गायब पाया। एसआईआर के दौरान उनका नाम पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने नेगेटिव वेरिफिकेशन रिपोर्ट दी और अब इस रिपोर्ट के चलते राजगोपाल का पासपोर्ट रिन्यू कराने का आवेदन अटका हुआ है। सवाल उठने लगे हैं कि जो व्यक्ति दशकों से बंगाल में रह रहा है उसका पासपोर्ट क्यों नहीं बन रहा, एसआईआर से उसका नाम कैसे हटा दिया गया। वहीं इन सब बवाल के बीच केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को चिट्ठी लिखी, जिसकी जानकारी देते हुए सतीशन ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपाल के पासपोर्ट नवीनीकरण से कथित रूप से इनकार किए जाने के मामले में उन्हें तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। खबरों के अनुसार कोलकाता पुलिस की प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बाद उनके पासपोर्ट नवीनीकरण में देरी हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसका समाधान किया जाएगा। वहीं सीएम शुभेंदु को लिखी चिट्ठी में सतीशन ने कहा कि राजगोपाल पिछले 3 दशकों से कोलकाता में रह रहे हैं। उन्होंने 3 दशक से ज्यादा लंबे पत्रकारिता करियर में काम किया है और द टेलीग्राफ के संपादक रह चुके हैं। राजगोपाल प्रोफेसर वी रामदास के बेटे हैं। प्रोफेसर रामदास केरल में गांधी स्मारक निधि के राज्य सचिव रह चुके हैं और जन सेवा के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। वहीं इस घटना ने एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सरकार को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी मर्जी से तय करना चाहती है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं, इसीलिए घटिया राजनीति कर रही है। यानी साफ है कि अब बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है। हालांकि ये देखना होगा कि सतीशन के दखल देने के बाद मामले का निपटारा कब तक होता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी को किससे कितने रिश्ते रखना है वो भली भांति जानते हैं। पिछले दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी का निधन हो गया। उनके जनाजे में जाने के लिए ईरान ने जब ये निमंत्रण भेजा कि आपको इसमें शामिल होना है, तो पीएम मोदी ने ठंडे से उनको विदा कर दिया विदेश मंत्री को और अपना एक ऐसा प्रतिनिधिमंडल तैयार किया जिसके अंदर विदेश तो छोड़िए, आप देश के लोग भी उन नेताओं को शायद ही जानते होंगे, वो लोग उस जनाजे में शामिल होंगे। तो इसे कह सकते हैं कि ये भी एक नीति है, क्योंकि इसमें ईरान भी खुश हो जाएगा और माय फ्रेंड डोनाल्ड तो खुश हो ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।